सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। और ये पाठ आपकी पूरक पुस्तक जो कृतिका है भाग 2 में से लिया गया है और व्याख्यान संख्या है 4। इस पाठ को हमने 3 व्याख्यान में पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा करके, और आज हम इसकी पूरे पाठ की एक बार दोहराई करेंगे। और पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। तो पाठ का नाम क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक, और लेखक का कमलेश्वर। तो पहले हम लेखक परिचय जानते हैं संक्षिप्त रूप में। लेखक का परिचय इससे पहले भी हमने बताया है। तो जो कमलेश्वर जी हैं, इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। एमए तक की शिक्षा ग्रहण कर दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक रहने के बाद इन्होंने अनेकों पत्र पत्रिकाओं में काम किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं दैनिक जागरण, सारिका और दैनिक भास्कर का संपादन भी किया है। नई कहानी आंदोलन के अग्रणी लेखकों में इनका नाम प्रमुख है, और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी रचनाओं का मुख्य आकर्षण विषय जो है वो बदलते हुए समाज में मनुष्य का अकेलापन और उसकी व्यथा का वर्णन इन्होंने किया है। कमलेश्वर जी का निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब हम पाठ का परिचय जानते हैं कि प्रस्तुत जो कहानी है कमलेश्वर द्वारा जो कहानी ये लिखी गई है यहाँ पर, उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। यानी जब लेखक ने ये पाठ लिखा था तो उस समय की उन्होंने जो भारतीय लोगों की मानसिकता, सरकार की जो मानसिकता थी, उसको यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। और वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। परतंत्रता का अर्थ क्या होता है? गुलामी। और जब ब्रिटेन की महारानी भारत आने वाली थी एलिजाबेथ, तो उसके आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर, अर्थात जो सरकारी तंत्र था, अपना सभी कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग गया था। और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए उन्होंने अपनी नाक कटाने तक वो पीछे नहीं हटे। इस प्रकार यह व्यंग्य प्रधान कहानी है, और ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के इर्द गिर्द घूमती है। और नाक जो होती है वो मान सम्मान की प्रतीक मानी जाती है, प्रतिष्ठा का द्योतक है। तो जब इस पाठ को हम मुख्य संकेत बिंदु के आधार पर ही आज दोहराएंगे। उसी के आधार पर हमने इसको पढ़ा था और उसी पर आज हम दोहराई करेंगे। तो मुख्य संकेत बिंदु, जो पहला संकेत बिंदु है वह है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। कि रानी एलिजाबेथ जो थी वो जब भारत आई तो भारत में क्या कुछ हो रहा था। तो यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मई का अर्थ होता है के साथ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, कि अखबारों में इसके बारे में छापा जा रहा था। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें जो आती थी कि भाई शाही दौरे के लिए रानी ने कैसी तैयारियां की है, या कैसी तैयारियां वहाँ पर चल रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी जो था वो भी परेशान था कि रानी 3 देशों की यात्रा पर जाने वाली थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। तो दर्जी इसलिए परेशान था कि भाई किस देश में रानी जाएगी तो किस प्रकार की वेशभूषा पहनेगी। और उनका जो जासूस था, सेक्रेटरी था, वो भी पहले ही इन महाद्वीपों का उस दौरा कर चुका था। तूफ़ानी दौरा मतलब तेज़ गति से उसने दौरा करना था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूँकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। दूसरा संकेत बिंदु है देशी विदेशी पत्रकारों पर व्यंग्य। यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर भी व्यंग्य है, क्योंकि जो पत्रकार थे, अखबार वाले जो थे, वो सारी खबरों को महत्व न देकर जो रानी आने वाली थी उसके बारे में जो खबरें छप थी कि क्या पहन कर आएगी, कहाँ उतरेगी, और जो उनके परिवार में लोग थे उनके बारे में छापा जा रहा था। मतलब इन खबरों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी और ख़बरों के अलावा। कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है।
और जिसके ऊपर करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों बावर्ची का अर्थ क्या होता है? रसोइया। और खानसाम का अर्थ क्या होता है कि जो पाकशाला रसोई घर का जो भंडारी होता है अर्थात प्रबंधक होता है उसको कहते हैं। अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई, अर्थात उनके बारे में भी उनकी पूरी जीवनी छापी गई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही थी। तो यहाँ पर व्यंग्य किया है कि अखबार वाले जो थे इस तरह की खबरें अखबार में छाप रहे थे जिनका आम लोगों से, जनता से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि इस तरह की जो पत्रकारिता होती है बेटा वो आम लोगों को उनके रास्ते से भटकाती है। बड़ी धूम थी, शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, अर्थात इंग्लैंड में तैयारियां चल रही थी और उसकी जो गूंज थी वो हिंदुस्तान तक आ रही थी। अगला संकेत बिंदु है हिंदुस्तान में सनसनी फैलना। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, अर्थात रानी कहाँ उतरने वाली थी? पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। और यहाँ पर कहते हैं कि भाई उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। और उनके बावर्चियों के बारे में लिखा हुआ है लेखक ने यहाँ कि उनके बावर्ची जो थे पहले महायुद्ध में अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। भाई ऐसी रानी की शानो शौकत के क्या कहने। और वह रानी अब कहाँ आ रही है? दिल्ली। तो नई दिल्ली ने भी अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, ईश्वर की कृपा। तो कभी उनको देखते हैं, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट मतलब उसमें परिवर्तन होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह से श्रृंगार किया कि नई दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया गया था कि सड़कें जो थी जहाँ पर गड्ढे थे वो सब भर दिए गए थे, टूटी हुई सड़कों को ठीक कर दिया गया था, उनके ऊपर जो धूल थी, गंदगी थी, सफाई कर दी गई थी, और जो ऐतिहासिक इमारतें थीं उनको भी सजा दिया गया था। लेकिन फिर भी एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो यहाँ पर लेखक व्यंग्य भी करता है कि भाई आज़ाद होने के बाद देश में, दिल्ली में हर प्रकार की लोगों के पास सुख सुविधाओं के साधन हैं, सिर्फ मान सम्मान की कमी है। तो यहाँ नाक किसका प्रतीक मानी गई है? मान सम्मान का, कि दिल्ली में सब था, नाक नहीं थी, अर्थात जो सरकारी तंत्र था स्वाभिमानी नहीं था। दिल्ली का कायापलट। तो दिल्ली का कायापलट करने के लिए क्या क्या किया गया वहाँ पर? तो नई दिल्ली के कायापलट के लिए यही सारी तैयारियाँ की गई थी और देखते ही देखते दिल्ली बिल्कुल बदल चुकी थी। अगला संकेत बिंदु है नाक की दास्तान। तो जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, दास्तान का अर्थ होता है कहानी, तो उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए और इसके ऊपर बहुत बहसें हुई, बातचीत भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए, अखबारों में भी इसके बारे में बहुत कुछ छपा था और बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, कि भाई लगा दी जाए, या कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि हटा दी जाए, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। तो खामोश जो रहते हैं उनकी ताकत तो दोनों तरफ होती है। अगला संकेत बिंदु है नाक के लिए हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती। तो आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, हथियार सहित पहरेदारों की वहाँ पर तैनाती कर दी गई थी। और क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच पाए, कि किसकी हिम्मत, किसका साहस कि उसकी नाक तक, किसकी जॉर्ज पंचम की। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी,
और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था, अर्थात म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया था जहां पर इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है। लाट का अर्थ होता है बेटा मूर्ति, तो कहीं कहीं पर तो इन नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध का अर्थ होता है छिपकर वार करना। तो इस प्रकार के भी युद्ध होते रहे हैं। अगला संकेत बिंदु है हमारा लाट की नाक का गायब होना, कि मूर्ति की जो नाक थी वो गायब हो गई थी। और गायब भी कैसी स्थिति में हो गई कि उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, अर्थात यह दुर्घटना हुई कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक मतलब अचानक से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, कि हथियारबंद जो पहरेदार तैनात किए गए थे वो भी तैनात थे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कि पहरेदारों की तैनाती थी, वो घूमते रहते थे और फिर भी नाक चली गई थी, अर्थात नाक जो थी वो किसी ने काट दी थी। तो बच्चों, नाक किसी देशभक्त ने ही काटी होगी, किसी स्वाभिमानी व्यक्ति ने ही काटी होगी, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम था बड़ा क्रूर शासक था। तो इसलिए अपना अपमान का बदला लेने के लिए शायद किसी देशभक्त ने ऐसा किया होगा। अगला संकेत बिंदु है व्यवस्था पर व्यंग्य। यहाँ पर लेखक ने जो व्यवस्था थी, सरकारी जो व्यवस्था थी, अर्थात सरकारी तंत्र के जो लोग थे वो किस तरह की व्यवस्था कर रहे थे, उस पर व्यंग्य किया गया है। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अचानक से इस बात की परेशानी बढ़ गई कि रानी आएगी और नाक नहीं होगी। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर खवाहों का अर्थ होता है जो भलाई चाहते हों, उनकी एक मीटिंग सभा बुलाई गई और मसला पेश किया गया। जो मुसीबत थी, जो मामला था वो पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो उस सभा में जितने भी लोग आए थे, सरकारी अधिकारी जितने भी आए थे, वो सारे इसी बात पर सहमत थे कि भाई अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी, अर्थात हमारी इज्जत नहीं बचेगी। फिर उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मतलब बातचीत हुई, दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया, मतलब यह निश्चय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, कि चाहे कुछ भी हो नाक ज़रूर होनी चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो, अर्थात मूर्ति पर नाक लगाने के लिए अब दिल्ली में मूर्तिकार को बुला लिया गया था। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार द्वारा समस्या रखना। मूर्तिकार जो था बेचारा कलाकार था पर पैसे से लाचार था, यानी गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, मतलब अधिकारियों के उसने चेहरे देखे। हुक्काम का अर्थ होता है शासक। तो उनके चेहरे देखे और उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए और तभी एक आवाज़ सुनाई दी उसको कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। अब मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए हाँ तो कर दी, पर उसने साथ में प्रश्न क्या कर दिया कि पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि मूर्ति कब बनी थी और कहाँ पर बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, अर्थात और इस मूर्ति के लिए जो पत्थर लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था, क्योंकि मूर्तिकार जो था जब उसे इन सब बातों का पता होगा, पत्थर की किस्म का पता होगा, तभी तो वह पत्थर लाकर उस तरह का पत्थर लेकर आएगा और नाक को लगा पाता। अब जब मूर्तिकार ने ऐसा पूछा तो फिर सारे जो अधिकारी थे वो तो परेशान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। अगला संकेत बिंदु इसी पर है कि सत्तारूढ़ मौजूदा व्यवस्था पर व्यंग्य, कि जो सत्ता में होते हैं उन पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि वो लोग किस तरीके से अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से एक दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। तो सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मतलब वहाँ बताने के लिए कोई तैयार नहीं था, बल्कि एक दूसरे से ही कह रहे थे कि भाई यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसको सौंप दिया।
पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए कि जो पुरातत्व विभाग है जो इस तरह की बातों की खोज, ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी रखता है, तो उनकी जो फाइलें थी उनके भी पेट चीरे गए। पेट चीरने से मतलब ये नहीं है कि उनको काटा गया, मतलब अंदर तक उनकी छानबीन की गई। और क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। क्लर्क बेचारा लौट कर वापस आ गया और डरते हुए उसने लोगों के सामने कहा, क्योंकि वहाँ पर सारे बड़े अधिकारी थे, तो उसने डरते डरते वहाँ पर आकर कहा, सर मेरी खता माफ़ हो। खता का अर्थ होता है भूल, गलती, दोष, कि भाई माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलें जो थी उसमें जो लिखा था उस सब को पचा गई। जो कि तो देखा आपने कि किस तरह से उन सब ने अपने काम की जिम्मेदारी से किस तरह से पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि फाइलें कभी कोई चीज़ खा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई यह थी बेटा कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, कहीं पर कुछ ऐसा लिखित ही नहीं था जिससे पता चल सके कि पत्थर कहाँ से लाया गया था। अर्थात जो सरकारी लोग थे वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं थे। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। फिर एक विशेष कमेटी बना दी और उसको काम सौंप दिया और उसको कह दिया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व आप पर है। अगला संकेत बिंदु है पत्थर की खोज। तो आखिर में मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। मसला हल करके उसने क्या कहा कि वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। यानी मूर्तिकार जो था वो भी उन अधिकारियों की असलियत से वाकिफ़ हो गया था और उसने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और पत्रकारिता जो है उसका तो फिर कहना ही क्या। ये छोटा सा जो भाषण था फ़ौरन अखबार वालों ने अखबार में छाप दिया। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार का निराश होकर लौटना। अब बेचारा कहकर तो चला गया और उसने मूर्तिकार जो था वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में मतलब पहाड़ों पर भी गया। उसने जो पत्थर की खानें थी वो भी उसने वहाँ देखी, मतलब उसमें भी उस किस्म का पत्थर देखा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और कुछ दिन बाद हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत बरसना मतलब धिक्कार का भाव आना। तो उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। अब बेचारे ने सिर लटका करके, सिर झुका करके उन लोगों को बताया कि भाई मैंने तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हर कोना ढूंढ डाला और परंतु इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो जब मूर्तिकार ने ऐसा कहा तो सभापति जो थे वो बड़े ही तैश में आ गए, मतलब जो आवेश में आकर उन्होंने उससे कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? बाल डांस जो है एक विदेशी नृत्य है, अर्थात कपल डांस को बाल डांस कहा जाता है। अगला संकेत बिंदु है अपने देश के किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। अब मूर्तिकार ने जब उनकी हालत देखी शासकों की तो बेचारे ने फिर मतलब उसने एक और उनको राय दे दी। मूर्तिकार चुप खड़ा था, पहले तो चुप रहा, फिर सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। तो सभापति की आंखों में भी चमक आ गई थी, उसकी आंखों में भी चमक दिखाई देने लगी थी। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने उनको कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक पल के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी थी। सभापति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, मतलब
सभापति जो था उसने इस चीज़ के लिए भी हाँ भर दी कि हाँ भाई ठीक है, तुम अपने देश के नेताओं की, शहीदों की, देशभक्तों की, जो भी हमारे देश के महान लोग हुए हैं उनमें से जिसकी ठीक बैठे वो मूर्ति पर नाक लाकर लगा दो, लेकिन होशियारी के साथ काम करना। अगला संकेत बिंदु है भारतीय नेताओं की नाक बड़ी होना। तो मूर्तिकार जो था बेचारा देश दौरे पर फिर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था ही, तो वह अब दिल्ली से पहले मुंबई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली और नापी। और फिर वहाँ से जब वो नाकें नहीं मिली, वो नाक सारी उसके नाप की नहीं थी, तो फिर गुजरात गया। तो गुजरात में उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। उनकी नाक भी बड़ी निकली, तो फिर बंगाल की तरफ गया। वहाँ जाकर उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा और नाप जोख करने के बाद फिर बिहार की तरफ गया। तो बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और उत्तर प्रदेश में उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। और फिर बेचारा जब उसको वहाँ पर भी सही नाक नहीं मिली, उसके नाप की नहीं मिली, तो घबराहट में मद्रास पहुँचा और मद्रास में उसने सत्यमूर्ति की नाक को देखा, लेकिन उसकी नाक भी बड़ी थी। और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। तो पंजाब में जाकर उसने लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का भी सामना किया। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की कि मैं तो पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, मतलब घूम आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली। तो देखा बच्चों, मूर्तिकार जो था वो बेचारा गरीब था, पैसे से लाचार था, लेकिन इतना तो जानता था कि जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे देश के नेताओं का, शहीदों का मान सम्मान कहीं अधिक है। इसीलिए उसने सबकी नाकों को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी बता दिया। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार का बिहार जाना। अब मूर्तिकार जो था वो फिर से बिहार जाने की बात कहता है। तो बिहार जाने की बात क्यों कहता है वो हम देखते हैं इसमें। तो जब उसने यह कहा कि नाक जो थी सबकी, जॉर्ज पंचम की नाक से इन नेताओं की, शहीदों की, देशभक्तों की नाक बड़ी है, तो यह सुनकर सब हताश हो गई और झुंझलाने लगे। तो मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी मूर्तियाँ स्थापित है, तो शायद हो सकता है कि उन बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहाँ भी गया, लेकिन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, अर्थात उनका मान सम्मान जो था उस जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक था। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार का सुझाव। तो मूर्तिकार ने फिर, बेचारे ने हार तो मानने वाला था नहीं मूर्तिकार, और शायद हो सकता है ये भी देखना चाहता हो कि सरकारी तंत्र के जो लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है और किस हद तक वो लोग जा सकते हैं। तो अंत में उसके दिमाग में एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ ख्याल आया और उसने अपनी पहली शर्त उनके अधिकारियों के सामने दोहराई। कमरे में कमेटी हुई और उसके कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। उसने कहा कि भाई नाक लगाना ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, यानी किसी जिंदा भारतीय की नाक उस मूर्ति पर लगा दी जाए। यह बात सुनते ही सन्नाटा छा गया, परंतु कुछ मिनट की खामोशी के बाद ही सभापति ने सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया का अर्थ है चौंक उठा या भौचक्का सा रह गया और धीरे से बोला कि आप लोग मत घबराइए, यह नाक का जो काम है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, सिर्फ आप लोग जो है मुझे इजाज़त दे दीजिए। और फिर वही हुआ कि थोड़ी देर की कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। और अखबारों ने तो सिर्फ इतना ही छापा कि भाई नाक का मसला हल हो गया, राजपथ के पास, इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई। अगला संकेत बिंदु है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाना, कि जब नाक लगाई गई तो किस तरह से वहाँ पर तैयारी की गई। तो नाक लगाने से पहले वहाँ पर हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। वहाँ एक पास में तालाब था, उसको सुखा दिया गया और उसकी गाद, मतलब कीचड़ विचड़ जो थी उसमें निकाल दी गई और उसमें ताज़ा पानी भर दिया।
कि जिंदा नाक जो लगाई जाएगी वह सूखे नहीं। और ये जो सारी तैयारियां थी बेटा, ये सब अंदर अंदर चल रही थी, अर्थात ये सरकारी तंत्र के जो लोग थे उन्हीं तक थी, आम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर वह दिन नज़दीक रानी के आने का दिन जो था नज़दीक आता जा रहा था, और मूर्तिकार जो था बेचारा खुद भी अब अपने हल से परेशान था, क्योंकि उसके लिए परेशानी यह थी कि अब वो किसकी नाक इसके ऊपर लगाए। और क्योंकि उसने कमेटी वाले लोगों के सामने तो बोल दिया था, लेकिन अब नाक कहाँ से लाकर लगाए ये उसके लिए भी बड़ी चिंता थी। इसके साथ ही मतलब दिन जो था नाक लगने वाला दिन भी आ गया, और उसने किसी को नाक मतलब वहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक पर नाक लगा भी दी थी, क्योंकि उसने नाक लगाने के लिए कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी थी, तो उसको मदद दे दी गई थी। इस प्रकार वह नाक लगाने में सफल हो गया था। अगला संकेत बिंदु है नाक लगाने पर समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया। अब समाचार पत्रों ने क्या रोल निभाया, क्या भूमिका निभाई कि सब अखबार वालों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और उस दिन अखबारों में गौर करने की बात ये थी कि इस खबर के अलावा अखबार वालों ने और कोई खबर नहीं छापी थी, तो हो सकता है अखबार वाले भी अखबारों में कुछ न छाप करके अपना क्रोध प्रकट करना चाहते हो, क्योंकि उनको भी यह बात अच्छी नहीं लगी हो कि भाई किसी जिंदा आदमी की नाक मूर्ति पर लगाई गई है, तो इसलिए उन्होंने भी अपना इस प्रकार क्रोध प्रकट किया होगा। तो बेटा ये पाठ हमने पढ़ लिया है, इसकी दोहराई नहीं, इसका हमने आज सार भी जान लिया, दोबारा से दोहराई कर ली है। अब आपको गृह कार्य में इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको समझकर अपनी रफ कॉपी जो है आपकी उसमें लिखने का प्रयास करना है कि आप कितने प्रश्नों के जवाब ठीक से लिख पाते हैं। और व्याख्यान 3 में जो हमने आपको गृह कार्य दिया था उसके प्रश्नों के उत्तरों के हल इस प्रकार से हैं। कलाकार ने कब कब अपनी लाचारी व्यक्त की है, तो जो कलाकार था उसने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जब उचित पत्थर नहीं मिला, किसी भी शहीद भारतीय नेता या शहीद बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठने पर उसने अपनी लाचारी व्यक्त की है। मूर्ति को जिंदा नाक लगाने से पूर्व क्या प्रबंध किया गया? तो मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने से पहले यह प्रबंध किया गया था कि हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, तालाब की गंदगी निकालकर उसमें साफ पानी भर दिया गया था, उसकी जो कीचड़ थी वो निकाल दी गई थी ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। अगला प्रश्न था मूर्तिकार स्वयं अपने बताए किस हल से परेशान था और क्यों? तो उसने क्या हल बताया था कि जिंदा आदमी की नाक लगा देते हैं कि जो 40 करोड़ जनता है हमारे देश की, उस समय जब ये पाठ लिखा गया उस समय 40 करोड़ के थी, तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर 40 करोड़ ही लिखा है, तो उसमें से किसी एक जिंदा भारतीय की नाक लगा देते हैं। उसने उपाय तो सुझा दिया, किंतु वह किसकी नाक जिंदा नाक लाकर लगाए उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो, इसलिए मूर्तिकार अपने सुझाए हल से परेशान था। तो आशा है बेटा आपको यह पाठ समझ आ गया होगा, और जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है आप पाठ को समझने के बाद पढ़ने के बाद उनके उत्तर लिखने का प्रयास करें अपनी रफ कॉपी में। बाकी जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर हम चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।